तो हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग जो है जो भी लेना है, एनर्जी ड्रिंक लेना है तो ले सकते हैं। और सबसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो क्लास है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का है, जो कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले एडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्या है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब होता है कि MSN भी बोल सकते हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को MSN नर्सिंग भी बोल सकते हैं, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSN। तो दूसरा चीज़ है, इसका सबसे पहले डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन में है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डेट फोकस ऑन केयरिंग फॉर एडल्ट्स बाय प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग इलनेस एंड मैनेजिंग एक्यूट एंड क्रोनिक हेल्थ कंडीशन। मतलब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है कि एक मेडिकल साइंस का समझ लीजिए ब्रांच है, जो कि एडल्ट के हेल्थ पर फोकस करता है, एडल्ट के हेल्थ के डिजीज़ पर फोकस करता है, उसके एक डिजीज़ पर मतलब फोकस करता है। उसके बाद उसको प्रिवेंट करता है, इलनेस से उसको प्रमोट दिलाता है, उसके बाद कंफर्ट दिलाता है, जिसके बारे में मतलब कि कुछ क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, कुछ एक्यूट डिजीज़ होते हैं, उस पर चर्चा होती है इसमें। और उसका जो मेडिकल और सर्जिकल मान लीजिए तो उस पर बात किया जाता है, जिसको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलिए या MSN नर्सिंग, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलिए। तो शुरू करते हैं। ये आपने तो समझ गए कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है कि एडल्ट, जो भी एडल्ट मतलब इंसान है, मतलब एडल्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब एडल्ट पुरुष हो, महिला हो, कोई भी एडल्ट एज में हो, उनके बीमारी का इलाज होता है। मतलब उसमें स्टडी किया जाता है, उनके डिजीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको उनके प्रिवेंशन के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद हम दूसरा शुरू करेंगे। उसके बाद इन्फ्लामेशन, उसके बाद शुरू करेंगे इन्फ्लामेशन। जैसे कि इन्फ्लामेशन जो है क्या है। इन्फ्लामेशन आज तो इसे हम जो है GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बात बता दूं कि आज जो है GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले, जिसमें कि स्टोमाटोसिस, गैस्ट्रोटाइटिस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले उससे पहले कुछ सिम्टम्स, साइंस जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि जैसे इन्फ्लामेशन पढ़ लिए, बीच बीच में आएगा इन्फ्लामेशन, तो उस वक्त आप समझ नहीं पाइएगा ये इन्फ्लामेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, उसके बाद है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसका डिजीज़ कंडीशन, ये साइन सिम्टम। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन कोई डिजीज़ नहीं है, एक साइन सिम्टम है। तो शुरू करते हैं, चलिए। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन इज़ द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल स्टिमुलाई, करेक्टरिस्टिक्ड बाय रेडनेस, हीट, swelling, pain and sometimes loss of function. It is protective mechanism aimed eliminating the cause of cause damage and promoting healing। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन्फ्लामेशन जो है हमारा टिश्यू का, जो भी किसी भी तरह से टिश्यू हमारा इंजरी होता है, उसमें इंजरी होता है, उसके कारण पेन होता है, स्वेलिंग होता है, उसमें रेडनेस होता है, उसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। जिससे इन्फ्लामेशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो कि किसी भी तरह का उसमें ट्रॉमा हो या किसी भी तरह से कट लगा रहे हैं या सर्जिकल इन्फ्लामेशन हो, किसी भी तरह से उसमें एक तरह से स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, तो उसी को इन्फ्लामेशन बोलेंगे। जिसमें कि हमारा टिश्यू जो है एक तरह से ब्रेक होता है, जिसके कारण किसी इन्फेक्शन के कारण हो या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के कारण हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन हो, तो इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जिसके करेक्टराइज्ड बाय है कि रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, इसके कारण मतलब हो सकता है हीट टेम्परेचर बढ़ सकता है। हीट टेम्परेचर किस लिए बढ़ सकता है? उसमें अगर मान लीजिए ब्लड हीट होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद बात करते हैं दूसरा, इसका काउज क्या हो सकता है। काउज जो है, काउज ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में जो ट्रिगर करता है वेरियस फैक्टर, जो कि इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहला कारण इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस,
इसके कारण हो सकता है फंगी पैरासाइट, जिसके एग्जाम्पल निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सबसे पहला जो काउज है वो है हमारा इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। और दूसरा जो काउज है इंजरीज मतलब किसी भी फिजिकल डैमेज सच एज कट्स, बर्न्स, फ्रैक्चर्स और सर्जरी। हमारा जो मतलब एक इन्फ्लामेशन होने का क्या कारण है, सबसे पहले इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में वायरस, पैरासाइट कुछ भी आ सकता है। और दूसरा होता है कि फिजिकल डैमेज, मतलब किसी भी तरह से हम लोग इंजर्ड होते हैं, कुछ भी होता है, कट्स लगता है, फ्रैक्चर्स होता है, या बर्न्स के वजह से, जलने के वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होता है। सबसे पहले इन्फ्लामेशन का ही मतलब होता है कि सीधा रेडनेस, स्वेलिंग या पेन हो, या मतलब हीट वहाँ जनरेट होगा, ये सीधा सिम्टम है उसका। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इरिटेंट्स के वजह से होगा। केमिकल इरिटेंट्स का मतलब है कि अब केमिकल इरिटेंट्स का एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स, एसिड्स, पोल्यूटेंट्स, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब। मतलब कि अब मान लीजिए केमिकल इरिटेंट्स मतलब केमिकल के वजह से हमारे शरीर पर कोई हार्मफुल होता है। अब मान लीजिए हमारे स्किन पर एसिड गिर गया, तो एसिड गिर गया तो वो क्या रिएक्ट करेगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगा या नहीं। या हमारा एसिड मतलब किसी भी पॉल्यूशन के वजह से हमारे यहाँ छाले हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है, सोइलिंग हो जाता है, उस वहाँ पेन होता है, वहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन जो है कि इंजरी का सेकेंड स्टेप है। सबसे पहले इंजरी होता है, किसी भी टिश्यू का ब्रेक होता है, वहाँ पर रिस्पॉन्स मतलब किसी भी तरह से ट्रॉमा के कारण, फिजिकल एक्टिविटी के कारण कटता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर केमिकल इरिटेंट्स मतलब पॉल्यूशन या किसी टॉक्सिन सब्सटेंस के कारण हो, या एसिड से हो, किसी भी तरह का टॉक्सिन प्रोडक्ट्स या एसिड्स केमिकल के कारण हो, तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि उसके कारण हो। और फिजिकल में आ जाता है कि किसी भी कट मतलब कहीं भी जा रहे हैं, एक्सीडेंटल हो, ट्रॉमा हो, ये सब के वजह से हो रहा है, तो उसके बाद एलर्जी कारण हो सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक स्पीड में चलेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा मतलब जानना है। इन्फ्लामेशन एक मतलब सिर्फ समझने, हमारा जो फोकस है वो जीआई ट्रैक डिसऑर्डर पर, उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद जो है क्रोनिक डिजीज़ के कारण हो सकता है, इसमें कि ओबिसिटी मतलब मोटापा के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन में आ जाते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, उसके बाद आता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, जिसके कारण जो कि उसके बाद जो है कि हमारा ए शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टू इंजरी इन्फेक्शन, मतलब हमारा जो इन्फेक्शन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए, हमारा जो इन्फ्लामेशन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे। उसके बाद जो कि है दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए होगा, एक तरह से लॉन्ग टाइम के लिए होगा। ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन बी लास्ट वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको देखते हैं। उसके बाद बात आता है इसका जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका साइन सिम्टम क्या हो सकता है। तो साइन सिम्टम में जो है कि सबसे पहले कार्डियल साइन इन्फ्लामेशन। कार्डियल साइन मतलब कि हम लोग वाइटल साइन देखते हैं, तो वाइटल साइन मतलब ही वो एक तरह से बोलते तो कार्डियल साइन भी कहलाता है। कार्डियल साइन मतलब फर्स्ट जो हम लोग का असेसमेंट होता है, फर्स्ट असेसमेंट को ही कार्डियल साइन या वाइटल साइन बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट असेसमेंट में आएगा तो रेडनेस हो सकता है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होगा, अफेक्टेड एरिया होगा, और उसके बाद हीट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मतलब वहाँ के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण या कुछ भी जैसे सेल बनने का जो प्रक्रिया होगा, इंजरी कहीं हुआ तो अब वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होगा उस सेल ग्रोथ होने के लिए, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर मतलब फॉलो करेगा, ब्लड जो है ज़्यादा स्पीड में फॉलो करेगा, इसके कारण हो सकता है। उसके बाद आता है स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। तो बहुत सारा कारण है इन्फ्लामेशन का जो कि हमको साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं, इसके बाद लॉस फंक्शन हो सकता है, फीवर आ सकता है, फैटिग आ सकता है, बहुत सारा है। तो इसमें जैसे मेलाइज है, ये जो है कि एक तरह से फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट फील करवाता है, या अनवेलनेस मतलब हम लोग ठीक नहीं है, वो मेलेलाइज फील करेगा। मेलेलाइज फील मतलब
डिस्कम्फर्ट। उसके बाद इसमें होगा कि इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट होगा, इंक्रीज ब्लड सेल जो होगा वो ज़्यादा काउंट मतलब एक्टिवेट होने लगेगा। अब किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम हमारा तो जनरेट होगा कि मतलब वो तैयार होगा ही, तो तैयार होगा तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट का बनना जो है कि उसका इंक्रीज्ड होना निश्चित है, तय है। उसके बाद बात आता है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइटिड, लॉस ऑफ एपेटाइटिड, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब होता है कि हमारा मान लीजिए लॉन्ग पीरियड इन्फ्लामेशन हो गया। लॉन्ग पीरियड इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उसके कारण मतलब अगर लॉन्ग पीरियड इन्फ्लामेशन होता है तो होगा क्या, इसमें जो भूख लगना है वो हंगर, हम लोग खाने के लिए मतलब अच्छा एपेटाइट रहेगा तो वहाँ हमको भूख लगेगा, खाना खाने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन अगर लॉस हमारा एपेटाइट हो जाएगा तो वहाँ पर हम खाना मतलब खाने का इच्छा नहीं करेगा, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था भाई लोग वो था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मतलब सीधा समझिए, जो हमारा एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, किस चीज़ से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, वही होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। जिसमें कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, उसमें बहुत आ सकता है। सबसे पहले एक तरह से मानिए 1 सेकेंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कि इसमें कि बहुत सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सबसे पहले आता है स्टोमेटाइटिस। सबसे पहले बात कर रहे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है, जिसमें कि इंक्लूड होता है ईसोफेगस, उसके बाद आता है हमारा इसमें माउथ में से ले सकते हैं, माउथ आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा इंटेस्टाइन या उसके बाद ले सकते हैं ये क्या कहते हैं स्टोमक, ये सब से रिलेटेड जो हमारा स्टोमक से रिलेटेड हो सकता है ये सब, तो उसके कारण होता है। तो उसके बाद बात आता है स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस क्या है, स्टोमेटाइटिस मतलब है कि स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ which can affect cheeks, lips, tongue, gums, roof, floor and mouth. It may cause redness, swelling, pain and sometimes ulceration, making eating, speaking and swallowing uncomfortable. स्टोमेटाइटिस का मतलब है कि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से हमारा मतलब एक तरह से हमारे चीक पर इफेक्ट पड़ता है, लिप्स पर इफेक्ट पड़ता है, पूरा बकल कैविटी पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब माउथ कैविटी पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। और टंग के रूफ जो होता है मतलब ऊपर वाला अपर पैलेट, नीचे पैलेट, ये सब पे इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब कारण मतलब इसके वजह से हो सकता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, समटाइम्स अल्सरेशन काउज कर सकता है, अल्सर हो सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कम्फर्ट होंगे ईटिंग में, खाने में, स्लोइंग में, मतलब निगलने में हम लोग को दिक्कत हो सकता है अगर स्टोमेटाइटिस काउज करता है तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस। टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस में है कि मतलब कि एक तरह से जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आता है एफोटस स्टोमेटाइटिस। एफोटस स्टोमेटाइटिस इसमें जो होता है कैंकर सोर्स होता है। कैंकर सोर्स मतलब कि एक तरह से फोड़ा फुंसी जैसा मतलब हो जाएगा, घाव हो जाता है। उसके बाद इसमें जो है कि स्मॉल पेनफुल अल्सरेशन इनसाइड द माउथ नॉट कंटाजिनियस, मतलब इसमें एफोटस स्टोमेटाइटिस में होगा जो कि एक तरह से मान लीजिए इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है,
सबसे पहले मुंह में जो है कि फोड़ा फुंसी हो रहा है और उसके कारण पेन हो रहा है, अल्सर हो रहा है मतलब, लेकिन यहाँ पर जो है इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, ये इन्फेक्शन मतलब काउज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा दिन से होता नहीं है, तो इसके कारण मतलब इन्फेक्शन को भी, जैसे नहीं कि बड़ा डिजीज़ हो गया, कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये जो ट्रिगर्ड करता है स्ट्रेस को, माइनर इंजरीज़, ये सब सर्टेन फूड के कारण मतलब ये सब होता है। तो दूसरा है, उसके बाद आता है हमारा हेरपेटिक स्टोमेटाइटिस। हेरपेटिक स्टोमेटाइटिस जो कि हमारा हेरपस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, जो कि मुंह के अंदर में मतलब एक तरह से हेरपस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है और हमारे मुंह के अंदर में छाले जैसा मतलब कुछ हो जाता है, उसके कारण उसी को बोलते हैं हेरपेटिक स्टोमेटाइटिस, जो कि काउज किसके कारण होता है? हेरपस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। और उसके बाद जो है कि दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आता है इसमें कोल्ड सोर्स ब्लिस्टर्स हो सकता है, मतलब ब्लिस्टर भी मतलब छाला होता है, सोर्स मतलब घाव मतलब ये सब। उसके बाद डेंचर स्टोमेटाइटिस में मतलब होता है कि हमारे मतलब मुंह के अंदर जो होगा हो सकता है सूजन हो सकता है। डेंटल स्टोमेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन अंडर डेंटर्स ऑप्टेन काउज्ड पुअर हाइजीन कैनेडिडिया इन्फेक्शन, मतलब पुअर हाइजीन के वजह से डेंटल स्टोमेटाइटिस होता है, जिसके वजह से मतलब मुंह में छाले पड़ जाते हैं और सब भी बहुत कुछ मतलब इसमें देखा जाता है साइन सिम्टम। और इसके बाद आता है एलर्जिक और इरिटेंट स्टोमेटाइटिस। ये जो है कि हमारा एलर्जिक और इरिटेंट स्टोमेटाइटिस जो है कि काउज्ड बाय रिएक्शन टू डेंटल प्रोडक्ट्स, मेडिकेशन और सर्टेन फूड्स। डेंटल प्रोडक्ट्स या ये जो है कि हमारा मान लीजिए कोई भी हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, उसके कारण होगा एलर्जिक हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उस वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलर्जिक और इरिटेंट स्टोमेटाइटिस। तो उसके बाद आता है इसका काउज क्या हो सकता है? तो काउज जो है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन के कारण। उसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में कौन सा? तो B12, फोलेट एसिड या आयरन की कमी के कारण हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन, फिटिंग डेंचर्स, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के कारण। उसके बाद इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन और सिम्टम्स, मतलब इसका क्या साइन और सिम्टम्स हो सकता है। तो सबसे पहला आता है कि मतलब रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगा माउथ में। सबसे पहला है कि माउथ के स्टोमेटाइटिस जो होता है वो हमारे माउथ के कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसी को बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को बोलते हैं स्टोमेटाइटिस, जिसके कारण से अल्सर मतलब कि एक तरह से ज़्यादा अगर क्रोनिक हुआ तो अल्सर देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग देख रहे हैं कि रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, साइन सिम्टम। उसके बाद पेन और बर्निंग सेंसेशन, पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन हो सकता है। उसके बाद माउथ अल्सर्स और ब्लिस्टर्स, मतलब कि एक तरह से मुंह में अल्सर्स हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं। बैड ब्रीथ मतलब एक तरह से अच्छी सांस जो हमारा मतलब एयर जो निकलेगा हमारे मुंह से उसमें अच्छा गंध नहीं हो सकता है, मतलब ये सब देखा जाएगा। डिफ़िकल्टी ईटिंग और स्पीकिंग, बोलने और मतलब खाने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, इसका क्या है? तो मैनेजमेंट में जो है कि मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, जो कि हम ओरल हाइजीन करें, अच्छे से मुंह को धोएं और उसके बाद मतलब खाने से पहले, खाने के बाद मुंह को अच्छे से धोएं। उसके बाद हम टॉपिकल एनेस्थेसिक का यूज करेंगे उस टाइम मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल लिडोकेन जेल, मतलब टॉपिकल एनेस्थेटिक का मतलब कि एक तरह से मुंह के जो पार्ट हमारा अंदर का जो है, टॉपिकल मतलब ईयर, नोज,
मतलब होता है, बकल कैविटी, ये सब आता है। तो उसमें जो कि यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिकस, जिसको कि मुंह के अंदर हम लोग जेल लगाएंगे, वो सुन्न कर देगा हमारे, जिसके कारण बर्निंग और इरिटेशन जो होगा कम होगा। और उसके बाद जो है कि उसके बाद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन इन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। एंटीवायरल जो है कि एक वायरस के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी फंगल मतलब फंगस के अगेंस्ट काम करेगा, और एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। उसके बाद मेडिकेशन आता है, मेडिकेशन मतलब हम लोग ये सब कर सकते हैं। और इफ़ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो उसको किल करेंगे, किसके थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एवॉइड स्पाइसी, एसिडिक और इरिटेटिंग फूड, मतलब स्पाइसी फूड को मतलब जो है हम लोग एवॉइड करेंगे। उसके बाद जो है कि बहुत सारा इरिटेटिंग फूड है उसको एवॉइड करेंगे। ट्रीट अंडरलाइनिंग काउज न्यूट्रिशनल डिफेंटी डेंटल इश्यूज़, मतलब ये जो एक तरह से मतलब है, एग्जाम्पल में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी होता है और डेंटल इश्यू के कारण भी होता है। डेंटल इश्यू में मतलब कि अब किसी के कोई अगर दांत का मतलब दांत आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं तो उसके कारण डेंट्योर्स का यूज करते हैं, उसको साफ सही ढंग से नहीं करते, इसके कारण भी इन्फेक्शन फैलता और ये हो सकता है। उसके बाद जो है कि इसमें आगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे हम लोग पढ़ें कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, उसके बाद आयरन की कमी के कारण भी होता है, तो ये सब देखा जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है ग्लोटाइटिस। ग्लोटाइटिस जो होता है कि एक ग्लोटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन टू टंग कैरेक्टराइज्ड swelling redness, pain, changing in the texture or color, tongue surface. It may be acute, chronic or occur along the part of other condition। मतलब ग्लोटाइटिस जो है हमारे टंग में इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे टंग में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पेन होगा, वहाँ का जो बर्ड्स है, हमारे जो जी के बर्ड्स है उसमें जो है कि एक तरह स्वेलिंग आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर का जो बर्ड्स होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, वो ख़त्म होने लगेगा, वो चिकनापन हो जाएगा, उसमें रेडनेस आने लगेगा। तो उसमें जो होता है वो सब खत्म होने लगेगा, जिससे सलाइवा सिक्रीट होना कम हो जाता है। मतलब सलाइवा सिक्रीट मतलब उससे नहीं होता, लेकिन वो करवाने में हेल्प करता है, जिसके कारण मतलब कि वो रुक सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो बहुत सारा कंडीशन है जो कि ग्लोटाइटिस सीधा मीनिंग है कि हमारे टंग में इन्फ्लामेशन होता है, इसके कारण से स्वेलिंग, रेडनेस, पेन देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले इन्फ्लामेशन इसीलिए बता दिए थे क्योंकि हर चीज़ में इन्फ्लामेशन इसमें आएगा, तो इन्फ्लामेशन इसीलिए जान गए हम लोग। इन्फ्लामेशन देखे हुए कि जो कि माउथ के मतलब किसी भी मतलब टिश्यू के इंजरी के कारण होता है, मतलब हमारा टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, उसके कारण स्वेलिंग, पेन, बर्निंग, ये सब रेडनेस देखने को मिलेगा। तो वो दूसरा स्टेप मतलब इंजरी का सेकेंड स्टेप ही है इन्फ्लामेशन, जिसमें कि रेडनेस, स्वेलिंग ये सब देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ ग्लोटाइटिस। ग्लोटाइटिस में एक होता है एक्यूट ग्लोटाइटिस जो कि सडन ऑनसेट ऑप्टेन द ड्यू टू इंट्रैक्शन, एलर्जीज और ट्रॉमा। मतलब कुछ एक तरह से मान लीजिए तुरंत मतलब कि एकाएक आता है। सडन ऑनसेट का मतलब है एकाएक कहीं से प्रकट हो जाना, बस एक्यूट ग्लोटाइटिस मतलब हुआ कुछ वजह ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एकाएक वो आ गया किसी भी तरह से, हम लोग नहीं जान पाते किस वजह से हुआ, तो एकाएक आ जाता है। ड्यू टू इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, एलर्जिक्स के कारण हो सकता है, ट्रॉमा के कारण हो सकता है। दूसरा बात करते हैं, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद आता है क्रोनिक ग्लोटाइटिस। क्रोनिक ग्लोटाइटिस में होता है कि एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन यूजुअली रिलेटेड टू अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा। एक तरह से अब किसी भी ग्लोटाइटिस मतलब कि अल्सर भी काउज कर सकता है इसके कारण। अब कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ वीकली हो जाता है, तो इसके कारण होता है। दूसरा होता है, तीसरा हमारा है एट्रोट्रोपिक ग्लोटाइटिस। एट्रोट्रोपिक ग्लोटाइटिस में स्मूथ स्कोन, लॉस ऑफ पेपिला, टीनी बम्प्स, मेकिंग ए टंग स्मूथ, शाइनी एंड लिंकेड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। एट्रोपिक ग्लोटाइटिस का मतलब होता है हमारे जो टंग है उसका जो पेपिला है वो ख़त्म होने लगा, उसको
ब्रेक डाउन उसका हो जाता है, उसको ख़त्म कर देता है। ये जो एट्रोपिक ग्लोटाइटिस होने के वजह से हमारा पेपिला ख़त्म हो जाता है, हमारे जीभ पर चिकनापन आने लगता है, उसके कारण से होता है, ये रेडनेस आ जाता है। इसके वजह से इसका मतलब साइन है एक तरह से एट्रोपिक ग्लोटाइटिस। एट्रोपिक ग्लोटाइटिस में होता है क्या, हमारा जो जीभ है, वो जीभ हमारा है, उसमें जो पेपिला है वो पेपिला ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो मतलब बड्स होता है वो ख़त्म होने लगे, उसमें जीभ में चिकनापन आ जाएगा, रेडनेस हो जाता है, साइनी मतलब चमकीला हो जाता है। उसके बाद आता है इसके काउज। इसका जो काउज है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन के कारण होगा। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन टूथपेस्ट के कारण, माउथ वॉश के कारण, मतलब अच्छे से हम लोग माउथ अगर मतलब वॉश नहीं करते हैं तो उसके वजह से होता है। तो बहुत सा कारण है इसका। उसके बाद इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब के कारण। उसके बाद इरिटेंट्स मतलब अल्कोहल, तंबाकू, स्पाइसी फूड्स, मतलब अब कुछ भी इसमें खाते हैं, मान लीजिए कोई ज़्यादातर तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो इसके वजह से भी होता है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होगा, सिस्टमेटिक कंडीशन, एनीमिया, डायबिटीज़। इसमें इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, इसका जो साइन सिम्टम क्या होगा, रेड सोलन टंग, उसके बाद स्मूथ शाइनी टंग, मतलब रेडनेस होगा टंग में, उसके बाद जो टंग में होगा सोलन हो जाएगा, उसके बाद जो चमकीला टंग हो जाएगा, टंग का जो सरफेस है उसमें चमक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो मतलब एक तरह से मान लीजिए तो प्लेन हो जाएगा, उसमें कोई जो एक तरह से घर्राहट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ग्रिप, मतलब एक तरह से ग्रिप बोले तो, उसके बाद पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, बहुत सा टेंडरनेस हो सकता है, ये सब कारण हो सकता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ईटिंग्स, उसके बाद इसके मैनेजमेंट की बात करें तो एक तरह से मेंटेन गुड ओरल हाइजीन जो है कि हम लोग मेंटेन करेंगे। उसके बाद इसमें जो है मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, एवॉइड इरिटेंट्स, स्पाइसी फूड्स, अल्कोहल्स, तंबाकू को जो है हम लोग एवॉइड करेंगे। इसके बाद टॉपिकल, इसका मैनेजमेंट जो है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स है। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में क्या होगा, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में होगा कि एंटीसेप्टिक लेंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी माउथ वॉश, ये सब कुछ लेंगे। एंटीबायोटिक्स और फंगल्स के मतलब एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स इन इन्फेक्शन इज प्रजेंट, जो कि हमारा एंटीबायोटिक्स है और फंगल्स है, कुछ भी मतलब इन्फेक्शन प्रजेंट रहता है तो वो चीज़ हम मेडिसिन ट्रीट करेंगे। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या है, सबसे पहले एक तरह से माने तो ए पेप्टिक अल्सर इज वन सेकेंड ए पेप्टिक अल्सर is one of sore or lesion that form lining stomach, gastric ulcer, duodenum ulcers and occasionally esophagus due to breakdown of mucosal barrier normally protects tissue from stomach acid and digestive enzyme। ये पेप्टिक अल्सर जो है कि ओपन स्पोर्ट्स हो जाता है, एक तरह से लेजन मतलब उसमें जो लाइनिंग है स्टोमक का उसमें मतलब कि एक तरह से खुला घाव मतलब बोल सकते हैं इसको, खुला घाव की तरह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से मान लीजिए ईसोफेगस है, उसके बाद यहाँ पर स्टोमक है, ये मैं देखने के लिए स्टोमक है। उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट होता है ये ड्यूडेनम का पार्ट होता है, और ड्यूडेनम के पार्ट में जो है कि एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में बोले तो वहाँ पर जो होगा या ईसोफेगस में किसी भी तरह से खुला घाव हो सकते हैं, लेजन्स हो सकते हैं, छाला पड़ सकता है, वो पड़ता है। मतलब पेप्टिक अल्सर का मतलब हमारे ईसोफेजियल या स्टोमक मतलब इंटेस्टाइन में जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट मतलब ड्यूडेनम में जो कि छाला हो जाएगा, ओपन स्पोर्ट्स हो जाएगा, तो उसके कारण। और इसमें होता है क्या, हमारा जो म्यूकेजल लेयर है, हमारा जो बैरियर्स का काम करता है, एक तरह से हमारे इन्फेक्शन या किसी भी टिश्यू को इंजर्ड होने से बचाता है, उसको जो है ये ख़त्म कर देगा, ये जो है उसको ख़त्म कर देता है। और हमारा स्टोमक एसिड है और डाइजेस्टिव एसिड है जो कि एंजाइम को ख़त्म कर देता है, मतलब
तो इसमें एक कंडीशन देखने को मिलता है। सीधा इतना याद रखिए, पेप्टिक अल्सर मतलब कि ओपन स्पोर जो हो जाता है, और मतलब इसका मतलब मान सकते हैं छाला हो जाएगा, खुला घाव हो सकता है एक तरह से, किस में, ड्यूडेनम में, इसोफेगस में, मतलब खुला घाव हो जाएगा या फिर उसमें छाला पड़ जाएगा, तो इसका मतलब है पेप्टिक अल्सर है। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जो है कि हमारा गैस्ट्रिक अल्सर जो है स्टोमक की लाइनिंग में पाया जाएगा। और उसके बाद जो है कि आता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर जो है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें अल्सर हो जाएगा। उसके बाद इसोफेजियल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर मतलब कि एक तरह से हमारा जो इसोफेजियल अल्सर है उसमें हमारा जो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, जैसे पेप्टिक अल्सर में हम लोग बात करते हैं पूरा इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये पूरा बात करते हैं। लेकिन इसे इसका अलग अलग सबका अलग बात किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन को लेकर। तो उसको जैसे इसोफेजियल अल्सर में होता होगा कि मतलब इसमें एसिड रिफ्लेक्स जो होगा, एसिड रिफ्लेक्स के कारण हो सकता है। एसिड मतलब उल्टा, मतलब जैसे हम लोग कुछ भी हमारा एसिड एक तरह से स्टोमक में रखा हुआ, मतलब उसका मतलब अलग कुछ रिफ्लेक्स होगा एंजाइम्स के कारण, किसी भी एसिडिक नेचर के होने के कारण अल्सर्स हो सकता है। उसके बाद बात आता है इसका काउज जो है कि एक है हेलिकोबैक्टर पाइलोरा। यही जो है कि मतलब एक तरह से जो कि हमारा मतलब द मेजर, वन सेकेंड, हेलिकोबैक्टर पाइलोरा इन्फेक्शन है जो कि ए मेजर काउज डेट डैमेज द म्यूकोजल लाइन। म्यूकोजल लाइन को ये डेड कर देता है, मतलब लाइनिंग को डैमेज कर देता है। उसके कारण से ये हो सकता है। सबसे पहला कौन कारण है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरा के कारण, एच पाइलोरा भी बोलते हैं उसको, इसके कारण से हो सकता है। या लॉन्ग टर्म में हम, लॉन्ग टर्म में कि अगर नसिड्स का मतलब एक तरह से ये ड्रग्स, नसिड्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव जो म्यूकस है, प्रोटेक्टिव म्यूकस है, उसके प्रोटेक्टिव म्यूकस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देगा, तो उसके कारण भी होगा। या हम लॉन्ग टर्म के लिए नसिड्स ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो उसमें होता है कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये एग्जाम्पल है जो कि करने के कारण हो सकता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मतलब साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? बर्निंग और गनोइंग पेन, अपर एब्डोमेन रिलीफ्ड बाय ईटिंग इन ड्यूडेनल अल्सर। मतलब ये जो एक तरह से मान सकते हैं कि हम जब एक तरह से जैसे बैठे एकाएक, वहाँ पर मतलब एब्डोमिनल में पेन होगा, पेन में भी सिर्फ पेन नहीं, उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से चुभने जैसा, हमारे पेन मतलब इंटेस्टाइन में कुछ चुभ रहा है ऐसा फील होगा। और इंटेस्टाइन में मतलब एक तरह से पेन होगा जो कि हल्का हल्का पेन होगा, वो रुक रुक कर पेन होगा, तो उसी को बोलते बर्निंग या गनोइंग पेन होगा। अब अपर एब्डोमेन में जो है कि बर्निंग और गनोइंग पेन होने के वजह से मतलब होता है, इसका साइन है, सिम्टम है, ये देखने को मिल सकता है। और ईटिंग के बाद ये रिलीफ्ड मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, खाते हैं उसके बाद ये होना बंद हो जाता है, ऐसा होने को साइन सिम्टम दिख सकता है। दूसरा है नोजिया और वोमिटिंग, और या उसके बाद है ब्लोटिंग एंड ब्लीचिंग जो है हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग एंड ब्लीचिंग हो सकता है, लॉस एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। लॉस एपेटाइट बता दिए, भूख ना लगना, वेट लॉस, डार्क टेरी स्टूल्स होगा, ब्लीडिंग होगा, वोमिटिंग इन ब्लड, ये सब इन सीवियर केसेस, मतलब सीवियर केसेस जब होगा तब ब्लड जब होगा तो उसमें ब्लड का वोमिटिंग होगा। बहुत सारा है इसका साइन सिम्टम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर में। सबसे पहला जो अल्सर है वो गैस्ट्रिक अल्सर है, लोकेटेड इन स्टोमक लाइन। जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो हमारे स्टोमक की लाइनिंग में हो जाता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर,
ड्यूडेनल अल्सर फाउंड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मोर कॉमन, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ड्यूडेनल अल्सर जो है कि एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा सबसे पहला पार्ट है उसी को बोलते हैं, उसमें अल्सर होगा तो वो ड्यूडेनल अल्सर होगा। इसके मैनेजमेंट को अब पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटोन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं। उसके बाद जो है एक सेकंड गाइस, हाँ तो इसमें जो है कि हम लोग वन सेकेंड मेडिकेशन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इसमें, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल में ओप्राजोल टू रिड्यूस एसिड, हमारा जो एसिड है उसको कम करेगा। H2 ब्लॉकर्स ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल में रेनिटिडिन ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो कि हमारा एरिडिक्वेट H पाइलोरा है उसको कम करने के लिए। और उसके बाद जो है कि एकदम से ख़त्म कर एंटीबायोटिक, जो हमारा ये एंटीबायोटिक्स है एरिडिक्वेट H पाइलोरा, एरिडिक्वेट का मतलब है कि एकदम से ख़त्म कर देगा उसको, मतलब एक जड़ से ख़त्म कर देगा H पाइलोरा को, जिसके कारण से हमारा अल्सर काउज होता है, मतलब पेप्टिक अल्सर काउज होता है या किसी भी अल्सरेशन का काउज बनता है, तो इसको ख़त्म कर देगा। दूसरा एंटासिड्स ले सकते हैं, इस किसके लिए, तो ये रिलीफ के लिए है, एंटासिड्स ले सकते हैं। और इसमें जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो एवॉइड नशेड्स ड्रग्स लेते हैं हम लोग वो नहीं लेंगे, जैसे ओमेप्राजोल या आइबुप्रोफेन ये सब नहीं लेंगे। स्टॉप स्मोकिंग अल्कोहल ये सब कंजप्शन नहीं करना है, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं खाना पीना है। उसके बाद रिड्यूस स्ट्रेस में उतना नहीं रहना है भाई, स्ट्रेस कम करके रहो ठीक रहोगे। इट स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है और रुक रुक कर खाना है, उसके बाद अच्छे से चबा कर खाना है, टाइमिंग थोड़ा ले के लैप्स करके ले खाना है। उसके बाद आता है एब्डोमिनल हिर्निया, इसका सिर्फ हम डिफिनीसन देखेंगे, उसके बाद आगे अच्छे से डील करेंगे। एब्डोमिनल हिर्निया जो है कि एब्डोमिनल हिर्निया ऑकर्स इंटरनल ऑर्गन टिश्यू यूजुअली इंटेस्टाइन protrudes through the weak spot opening and abdominal muscles connectives it appears। इसमें है कि मतलब एब्डोमिनल हिर्निया मतलब एब्डोमिनल पार्ट के अंदर, मतलब कि एक तरह से ओपन मतलब उभार के तरह जो हमारा स्किन टिश्यू है वो उभार बाहर की ओर हो जाता है, निकलने लगता है, तो उसी को बोलते हैं एक तरह से कमज़ोर। जिस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट में कमज़ोर होगा वीक होगा उस तरफ उभार हो जाएगा टिश्यू का, वो मतलब एक तरह से निकल जाता है, एब्डोमिनल ओपनिंग हो जाता है, उसी को बोलते हैं, या मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का, तो उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल हिर्निया। या किसी भी पार्ट हिर्निया बहुत फीमोरल होता है, उसका एम्ब्लाइकल हिर्निया होता है, तो बहुत सारा हिर्निया होता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपका दिन शुभ मंगलमय हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।